प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र का क्वेश्चन पेपर। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा हम अर्थशास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं विद सॉल्यूशन। यानी कि आपको मैं प्रश्न पत्र के साथ में इसी के सभी के उत्तर भी आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो इसलिए प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखकर ज़रूर जाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपका इंग्लिश विषय का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा और हमने जो बताया है सब कुछ उसी में से पूरा आया है, पूछा गया है। आप चाहे तो उसका मिलान करके देख सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको अर्थशास्त्र विषय की तैयारियों का डर सता रहा होगा कि अर्थशास्त्र विषय की तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र में आपको क्या करना है, किस प्रकार से आपको इसकी तैयारी करनी है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी कि मैं आपको पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन पेपर ही बताने वाला हूँ। तो इसलिए प्लीज़ पूरा वीडियो देखकर जरूर जाइएगा, जिससे कि आपको आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ते और देखते हैं, समझते हैं कि आपका वार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र का पेपर आपका कैसा आएगा, कितने सारे प्रश्न इसमें से आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। वन बाय वन करके प्रत्येक चीज़ों को हम देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो इसलिए प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखकर जरूर जाइएगा, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आसानी से समझ में आ सके। तो चलिएगा, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका वार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 11वीं कैसा आएगा, कितने सारे प्रश्न इसमें से आपसे वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। बिल्कुल ए टू जेड पूरा का पूरा मैं आपको क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र विषय का। तो वैसे को तो आपने अर्थशास्त्र में काफ़ी अच्छे से तैयारी कर ली होगी, पर कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अर्थशास्त्र विषय से काफ़ी डर लगता है, यानी कि उनको अर्थशास्त्र आसानी से समझ में नहीं आता है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं और समझते हैं कि आपका वार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र का कैसा होगा, कितने सारे प्रश्न इसमें से आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। वन बाय वन करके प्रत्येक चीज़ों का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इसलिए प्लीज़ पूरा वीडियो देखकर जरूर जाइएगा, जिससे कि आप सबको वार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको आसानी से समझ में आ सके। तो चलिएगा, देखते हैं। तो सर्वप्रथम आप यहाँ से देख पा रहे हो, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसकी शुरुआत यहाँ से होगी। इस जगह से आपके क्वेश्चन पेपर की शुरुआत होगी। आप यहाँ से देख पा रहे हो, सबसे पहले आपसे क्या पूछे जाएंगे, सही विकल्प, जो कि 6 नंबर में आपसे ये पूछे जाएंगे। कितने नंबर में, 6 नंबर में आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। तो चलिए इसको वन बाय वन करके देखते हैं और समझते हैं। तो पहला दिया गया है, अर्थशास्त्र के दो भाग होते, अर्थशास्त्र के भाग होते हैं। तो अर्थशास्त्र के कितने भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं। इसके ऊपर आपको चिन्ह लगा लेना है। अगला देखते हैं, आंकड़ों के वर्गीकरण में पहला कदम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है ना, इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा, आंकड़ों के वर्गीकरण का पहला कदम क्या है। आंकड़ों के वर्गीकरण में पहला कदम क्या है, तो इसका वर्गीकरण ही पहला कदम है। अगला देखते हैं। तो अगला आप देख पा रहे हो, माध्यिका को कहा जाता है। माध्यिका को क्या कहते हैं ये भी आपको बताना है। तो इसमें आपको आ जाएगा माध्यिका को क्या कहते हैं। तो देखिएगा, स्थिति संबंधी माध्य या बोस्टिक भी इसको कहा जाता है। तो आपको ये चिन्ह लगा लेना है। अगला देखते हैं। तो अगला आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है, हमारे देश में नीति आयोग कब गठित हुआ। हमारे देश में नीति आयोग कब गठित हुआ, तो ये आपको बताना। तो देखिएगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग गठित हुआ। यानी कि पहले जो योजना आयोग था ना, उसका नाम 1 जनवरी 2015 को इसको नीति आयोग कर दिया गया था। अगला आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो देखिएगा, इस जगह पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जाएगा, हरित क्रांति का जनक कौन है। तो हरित क्रांति का जनक जो है ना, एम एस स्वामीनाथन है। कौन है, एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है। अगला आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा जाएगा, राष्ट्रीय आय में सतत एवं दीर्घकालिक वृद्धि किसकी विशेषता है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, आर्थिक विकास की ये विशेषता है। तो पूरा आपको इस प्रकार से चिन्ह लगा प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हो सही विकल्प आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में 6 पूछे जाते हैं पूरे। और आगे आप यहाँ पे देख रहे हो, रिक्त स्थान पूर्ति जो होगी ना, आपसे पूरी कितनी पूछी जाएगी, 7 आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूरी पूछी जाएगी। तो इस प्रकार से आप पूरा समझ सकते हो। पहला रिक्त स्थान पूर्ति क्या दिया गया है, इसको भी आप हल कर लीजिएगा। तो देखिएगा, पहले रिक्त स्थान पूर्ति में क्या लिखा है, यहाँ से आप देखते चले, में समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता। तो देखिएगा, इसमें आपको लिख लेना संगणना विधि।
कौन सी विधि? संगणना विधि आपको इसमें लिख लेना है। संगणना विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। अगला देखते हैं, प्रमाप विचलन के गुणांक का सूत्र क्या है? तो देखिएगा इस प्रकार का एक चिन्ह होता है, ये आपको लिखना है और उसके बटे में आपको x से लिख लेना है। ये प्रमाप विचलन के गुणांक का सूत्र है। अगला देखते हैं, तो सहसंबंध तकनीक की खोज किसने की थी? तो सहसंबंध तकनीक की खोज की थी कार्ल पियर्सन ने। किसने? कार्ल पियर्सन। ये आपको इसमें लिख लेना है, कार्ल पियर्सन ने इसकी तकनीक की खोज की थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। तो अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, आप देख सकते हो PO प्रदर्शित करता है वर्ष का मूल्य। तो देखिएगा इसमें आपको लिख लेना आधार वर्ष। कौन से वर्ष का? आधार वर्ष का मूल्य प्रदर्शित ये करता है, तो आपको आधार वर्ष इसमें लिख लेना है। अगला देखते हैं, उदारीकरण में अनावश्यक को कम किया जाता है। उदारीकरण में अनावश्यक प्रतिबंधों को किसको कम किया जाता है? अनावश्यक प्रतिबंधों को कम किया जाता है, आपको इसमें ये लिख लेना है। अगला देखते हैं, 2011 में साक्षरता का प्रतिशत था। तो 2011 में साक्षरता का प्रतिशत कितना था दोस्तों? ये आपको बताना 74.04% साक्षरता दर थी। तो ये आपको इसमें लिख लेना है। अगला देखते हैं, तो अगला आप देख पा रहे हो 2011 में साक्षरता का ये हो गया था। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ से। तो देखिएगा क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, आर्थिक विकास एक कैसी प्रक्रिया है? तो इसमें आपको लिख लेना सतत। आर्थिक विकास एक कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है, ये आपको इसमें लिख लेना है। और आगे प्यारे दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो, प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ी मिलान आपसे पूछा जाएगा जो कि 6 नंबर का पूरा होगा। कितने नंबर का? 6 नंबर में पूरा का पूरा आपसे जोड़ी मिलान पूरा पूछा जाएगा। तो चलिएगा इसको देख लेते हैं कि जोड़ी का मिलान आपको किस प्रकार से करना है। तो पहली वाली जो जोड़ी होगी उसका आपको गा नंबर से मिलान कर लेना है, और दूसरे नंबर की जो जोड़ी होगी इसका मिलान आपको घा से कर लेना है, और तीसरे नंबर की जो जोड़ी है ना इसका नंबर आपको अणा से कर लेना है इससे, और चौथे नंबर की जो जोड़ी है इसका मिलान आपको चा से कर लेना है। किससे? चा नंबर में आपको इससे मिलान कर लेना है। और पाँचवें नंबर की जो जोड़ी है ना, पाँचवें नंबर की जोड़ी का मिलान आपका का से हो जाएगा, और छठे नंबर की जोड़ी का आपका खा से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पूरा जोड़ी मिलान तैयार कर लेना है। जोड़ी मिलान आपसे 6 नंबर में पूरा ये पूछा जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप इस जगह से देख पा रहे हो, तो यहाँ से आप देख सकते हो प्यारे दोस्तों क्या पूछा जाएगा आपसे, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, जो कि 1 गुणा 7 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। तो चलिएगा इसको भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या लिखा है? समंक कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिएगा समंक जो होते हैं ना 2 प्रकार के होते हैं। आपसे समंक पूछा जाए या आंकड़ा पूछा जाए, समंक और आंकड़ों का 2 ही मतलब होता है। तो देखिएगा समंक 2 प्रकार के होते हैं और आंकड़े भी 2 ही प्रकार के होते हैं, यानी कि समंक और आंकड़े एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, यानी कि ये 2 प्रकार के होते हैं। उनके नाम भी आपको मैं बता देता हूँ। एक तो प्राथमिक समंक होता है और एक द्वितीयक समंक होता है, या प्राथमिक आंकड़े या द्वितीयक आंकड़े भी आप इनको कह सकते हो। अगला देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है सिग्मा x/n किसका सूत्र है? तो देखिएगा ये किसका सूत्र है आपको बताना है। तो ये वाला जो सूत्र है ना ये समांतर माध्य का सूत्र है। किसका? समांतर माध्य, आपको इसमें लिख लेना है किसका सूत्र है? ये समांतर माध्य का ये सूत्र है। अगला देखते हैं। तो अगला आप देख पा रहे हो, प्रमाप विचलन का विचार किसने दिया? तो क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है ना इसमें आपको क्या लिखना है? प्रमाप विचलन का विचार किसने दिया था? तो ये दिया था कार्ल पियर्सन ने। किसने? कार्ल पियर्सन ने प्रमाप विचलन का विचार दिया था। तो ये आपको ये लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला आप देख पा रहे हो, कृषि क्रिया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया ना इसमें आपको लिख लेना प्राथमिक क्षेत्र। किस क्षेत्र से? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, तो इसमें आपको लिख लेना है प्राथमिक क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज़ों को देखते हैं। तो अगला आप देख पा रहे हो, निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से स्वामित्व प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा यहाँ पर निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से स्वामित्व प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं निजीकरण। क्या कहते हैं? निजीकरण, जो कि भारत में भी धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ रहा है, तो निजीकरण इसमें हो जाएगा। अगला देखते हैं, कीमत में वृद्धि का विनियोग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कीमत में वृद्धि का विनियोग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको इसमें लिख लेना विपरीत। कैसा प्रभाव पड़ता है? विपरीत प्रभाव पड़ता है, ये आपको इसमें लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आर्थिक विकास का आधार क्या है? तो यहाँ से आप देख सकते हो आर्थिक विकास का आधार क्या है। तो देखिएगा यहाँ पे आपको लिख लेना है आर्थिक कल्याण। आर्थिक कल्याण में वृद्धि। आर्थिक कल्याण में वृद्धि,
में वृद्धि आपको इसमें लिख लेना है। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। तो इस जगह से आप देख पा रहे हो, इस जगह से आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो सत्य असत्य ये आपसे पूछे गए हैं 1 गुणा 7 नंबर में। तो चलिए इनके आंसर भी देख लेते हैं कि कौन सा सत्य व कौन सा असत्य है। तो पहला दिया गया है माध्यिका की बीजगणितीय विवेचना संभव नहीं है, तो ये बिल्कुल सत्य है अपना। अगला देखते हैं, हम निर्देशांक पर पूर्ण विश्वास कर सकते हैं, तो ये पूरी तरह से असत्य हो जाएगा। अगला, ब्रिटिश काल में कच्चे माल का आयात किया जाता है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है 1991 की औद्योगिक नीति में लाइसेंस में ढील दी गई, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, मानवीय पूंजी से उत्पादन में वृद्धि हुई है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला देख सकते हो, तो अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7वां, भारत भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पूरे सत्य असत्य लगा लेने हैं। और आगे बात करते हैं इन क्वेश्चन की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अर्थशास्त्र क्या आप क्या समझते हो, बिल्कुल आपसे क्वेश्चन पेपर में यही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आगे आप देख पा रहे हो, प्राथमिक समंक किसे कहते हैं, समंकों के वर्गीकरण से क्या आशय है, पूरा का पूरा आप इसको इस प्रकार से नोट कर सकते हो। और समांतर माध्य का खंडित श्रेणी में सूत्र लिखिए, बोस्टिक के 2 गुण आपको लिखने हैं। आप किरण से क्या से है, लॉरेंज वक्र के 2 गुण, बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ बताइए। तो आप सभी लोगों को इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देख लेना है और सीख लेना है। बिल्कुल आपसे परीक्षाओं में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि मेरे द्वारा आप सबको बताए जा रहे हैं। हरित क्रांति से क्या आशय, निर्धनता रेखा से क्या आशय है, तो आप सभी लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से देखते चलेंगे। आगे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ग्रामीण विकास से क्या आशय, कृषि विपणन से क्या आशय, मानवीय पूंजी के निर्माण के स्रोत आपको लिखना है। और उसी के नीचे यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्राथमिक और द्वितीयक समंक में अंतर, रेखा चित्र और प्रदर्शन में। तो आप सभी लोग इनको अच्छे से देख लीजिएगा। बिल्कुल आपसे क्वेश्चन पेपर में यही सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। पूरा का पूरा मैं जो आपको बता रहा हूँ, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा पूरा का पूरा इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में आपको एक माध्यिका का मूल्य की परिगणना करने के लिए सवाल भी आपसे पूछा जाएगा, तो आपको ये सवाल भी अच्छे से देख लेना है। और उसी के नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ से आप देख सकते हो क्या लिखा है, से संबंध के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में समझाइए। या आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप सभी लोगों को इसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर लेनी है। तो पूरा का पूरा आप ये देख सकते हो दोस्तों, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपको बताया है, इसमें कुल 23 ही क्वेश्चन है। और पूरे के पूरे आपने 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव का भी मिलान पूरा कर लिया होगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव भी आपके पूरे 32 नंबर के मैंने बताए हैं। यानी कि पूरा का पूरा आप समझ सकते हो कि आपके पेपर में 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। सब कुछ इस हिसाब से आपको तैयारी कर लेनी है। जैसे कि 6 नंबर के तो मैंने सत्य असत्य बता दिए आपको, और आगे देखिए तो 7 नंबर के ये बता दिए हैं। तो 6 और 7 कितने हो जाते हैं, आपके 13 हो जाते हैं। और 13 के बाद में आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो यहाँ से 6 नंबर की मैंने जोड़ी बता दी। तो ये इस प्रकार से 13 और 6 19 हो गए। और 19 के बाद में आगे भी आप देख सकते हो। और यहाँ पर 7 नंबर के मैंने आपको ये बता दी है। तो 19 और 7 कितने हो गए, 26 हो गए। और 26 के बाद में आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो इस जगह से मैंने आपको बताना स्टार्ट किया था। तो देखिएगा, ये 6 नंबर के आपको मैंने सही विकल्प बताए थे। तो 26 और 6 ये पूरे के पूरे 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव मैंने बताया। सारे के सारे वही क्वेश्चन बताए मैंने जो कि आपकी परीक्षा में बिल्कुल रियल पेपर में आने वाले हैं। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चन को जरूर बिल्कुल अच्छे से याद करके जाइएगा। बिल्कुल आप इस चीज़ के ऊपर पूरा विश्वास कर सकते हो। पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है ना, आपका इसी प्रकार के बनकर आने वाला है। तो इसी के साथ में मैं आप सबको वार्षिक परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और इस वीडियो से विदा लेता हूँ। नमस्कार।